नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 90वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम अमेरिकन भौगोलिक विचारधारा पढ़ रहे थे। अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, अमेरिकन भौगोलिक विचारधारा। अमेरिकन भौगोलिक विचारधारा में हमने एलन चर्चिल सैंपल के जो विचार हैं वो पढ़ लिए थे। उनकी विचारधारा जैसे कि नियतिवादी विचारधारा जो उनकी है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अगले जो विद्वान हैं वो है एल्सवर्थ हंटिंगटन। एल्सवर्थ हंटिंगटन। एल्सवर्थ हंटिंगटन। एल्सवर्थ हंटिंगटन का जन्म 1876 में हुआ था। जन्म 1876 अमेरिका। 1876 में इनका जन्म हुआ था। 1876 से लेकर के 1947 तक इनका काल रहा है। इनके द्वारा अमेरिका के ही संयुक्त राज्य अमेरिका के जो बेलोइट कॉलेज है वहाँ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की गई थी। यूएसए के बेलोइट कॉलेज से स्नातक की उपाधि इनके द्वारा प्राप्त की गई। हंटिंगटन को एक प्रसिद्ध भूगोलवेता के रूप में जाना जाता है। साथ ही एक भूवैज्ञानिक और एक जलवायु विज्ञानी के रूप में भी इनको जाना जाता है। भूगोलवेता, भूविज्ञानी, इसके अतिरिक्त ये एक प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानी भी रहे हैं या जलवायु विज्ञानवेता भी ये रहे हैं। तो इस प्रकार से न केवल भूगोल में इसकी जो अन्य शाखाएं हैं जैसे भूविज्ञान और जलवायु विज्ञान में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है एल्सवर्थ हंटिंगटन का। अब स्नातक, जैसे कि इन्होंने बेलोइट विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, उसके बाद में ये आगे यहाँ से चले गए थे टर्की। टर्की में इन्होंने एक कॉलेज में भूगोल के प्राध्यापक के रूप में इनके द्वारा कार्य किया गया। टर्की में भूगोल प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। इसके बाद इन्होंने टर्की के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा इनके द्वारा की गई। विभिन्न क्षेत्रों की टर्की के जो क्षेत्र हैं उनकी यात्रा इनके द्वारा की गई थी और यहाँ का अध्ययन इनके द्वारा किया गया। इसी बीच इन्होंने इराक की जो फ्रात नदी है, कौन सी नदी? इराक की फ्रात, जिसको यूफ्रेटस के नाम से भी जाना जाता है, इसके अपवाह का अध्ययन इनके द्वारा किया गया। यूफ्रेटस नदी जो है इराक की या फ्रात नदी जो है उसका अध्ययन इनके द्वारा किया गया। इसके प्रवाह मार्ग का, अपवाह का अध्ययन किया गया। इसके प्रवाह मार्ग का अध्ययन इनके द्वारा किया गया। यहाँ से इन्होंने विस्तृत शोध सामग्री एकत्रित की। विस्तृत शोध सामग्री
इनके द्वारा यहाँ से एकत्रित की गई जो यूफ्रेटस नदी है उसके प्रवाह मार्ग का अध्ययन करते हुए, और 1901 में ये वापस कहाँ चले गए थे? अमेरिका। 1901 में ये वापस आ गए। 1901 में अमेरिका आने के बाद इनके द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वापस आए। इसके बाद इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विलियम मोरिस डेविस के सानिध्य में, इनके निर्देशन में इनके द्वारा भूगोल का अध्ययन किया गया। विलियम मोरिस डेविस के ये शिष्य रहे। निर्देशन में स्नातकोत्तर का जो पाठ्यक्रम है वो इनके द्वारा यहाँ पर पूरा किया गया था। स्नातकोत्तर या ये कह सकते हैं एमए या का जो डिग्री है वो इनके द्वारा यहाँ पर की गई थी। डेविस के निर्देशन में स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम है वो इनके द्वारा पूरा किया गया। 1903 से 4 में ये मध्य एशिया की खोज पर निकले थे। 1904 में मध्य एशिया की खोज पर ये गए और मध्य एशिया के बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारियां हैं वो एकत्रित की गई। 1905-6 में इनके द्वारा उत्तरी भारत की भी यात्रा की गई थी। 1905 से 6 में उत्तरी भारत की यात्रा इनके द्वारा की गई। फिर यहाँ से ये तारिम बेसिन होते हुए साइबेरिया के सुदूर पूर्व तक की इनके द्वारा यात्रा की गई और साइबेरिया के जो क्षेत्र हैं, तारिम बेसिन से होते हुए साइबेरिया के सुदूर पूर्वी जो क्षेत्र हैं उनकी यात्रा की गई इनके द्वारा, और साइबेरिया का सर्वेक्षण है वो विस्तृत रूप में इनके द्वारा यहाँ पर किया गया था। इसके बाद में ये वापस स्वदेश लौटे थे 1907 में। 1907 में ये वापस कहाँ पहुँच गए? अमेरिका वापस चले गए 1907 में। इसके बाद में इन्होंने येल विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रशिक्षक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। 1909 में इनके द्वारा 1907 में येल विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 1909 में येल विश्वविद्यालय से इनको डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की गई। तो इनके द्वारा जो शोध कार्य किए गए, जो शोध प्रबंध, शोध ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए, उनके आधार पर इनको 1909 में येल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। फिर यहीं पर ये एक सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे। 1915 तक इन्होंने एक सहायक प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर कार्य किया था। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में यूएसए के गुप्तचर विभाग में इनके द्वारा कार्य किया गया। यानी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्ति थे ये। 1915 तक यहाँ पर येल विश्वविद्यालय में कार्य किया। उसके बाद में इन्होंने 1915 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के जो अंतिम वर्ष थे उसमें यूएसए में की जो सेना है उसमें गुप्तचर विभाग में इनके द्वारा कार्य किया गया। उसके बाद में 1920 में उनकी नियुक्ति येल विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में ही निर्देशक के रूप में, शोध निर्देशक के रूप में हुई थी 1920 में। 1920 में येल विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर शोध निर्देशक के रूप में इनके द्वारा कार्य किया गया था। 1920 में ये प्रारंभ किया गया इनके द्वारा और यहाँ पर ये लगभग 1945 तक यानी अपनी सेवानिवृत्ति तक लगभग 1945 तक इनके द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया। तो इस प्रकार से इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इनके द्वारा कार्य किए गए। टर्की के विभिन्न क्षेत्रों की, मध्य एशिया के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी यात्रा की गई। इराक की फ्रात या यूफ्रेटस नदी जो है उसके प्रवाह मार्ग का इनके द्वारा अध्ययन किया गया। डेविस के निर्देशन में इनके द्वारा अध्ययन किया गया। येल विश्वविद्यालय में एक निर्देशक के रूप में, शोध निर्देशक के रूप में, सहायक प्रोफेसर के रूप में इनके द्वारा लंबे समय तक कार्य किया गया था। तो इस प्रकार से हंटिंगटन एक महान विचारक, एक महान लेखक, एक और महान खोजी यात्री थे।
महान विचारक, महान लेखक और एक खोजी यात्री। इनके द्वारा मध्य एशिया की खोज यात्रा पर ये गए थे, तो एक महान खोजी यात्री के रूप में भी ये जाने जाते हैं। महान लेखक रहे हैं और महान विचारक भी रहे हैं। तो इनके द्वारा विभिन्न पुस्तकों की रचना की गई है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हंटिंगटन की कौन कौन सी रचनाएं हैं वो देखेंगे। ये इनके द्वारा 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें हैं वो अकेले लिखी गई थी, इसीलिए क्या है कि महान लेखक माने जाते हैं। लगभग 28 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई। अट्ठाईस पुस्तकें तो इन्होंने स्वयं लिखी थी। 30 पुस्तकों के ये थे सह लेखक, ये थे 30 पुस्तकों के। अच्छा, उसके बाद में लगभग 175 जो शोध पत्र हैं वो इनके प्रकाशित हुए थे। 175 से अधिक शोध लेख। तो महत्वपूर्ण पुस्तकें इनकी देखेंगे हम कौन कौन सी। इनके द्वारा 2 दर्जन से अधिक यानी 28 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई। 30 पुस्तकों में इन्होंने सह लेखक के रूप में कार्य किया और 175 से अधिक इनके द्वारा शोध लेख हैं उनका प्रकाशन भी किया गया था। अधिकांश जो रचनाएं हैं उनकी मुख्य विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो उसमें जलवायु एवं उसके प्रभाव क्या क्या हैं, मुख्य विषय वस्तु क्या क्या है इनकी पुस्तकों की। जलवायु एवं उसके प्रभाव, मनुष्य पर प्रभाव है या सभ्यता विकास पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। उसके बाद में मानव सभ्यता का विकास, ये भी इनकी पुस्तकों का महत्वपूर्ण विषय रहा है। मानव सभ्यता का विकास, ये भी इनकी पुस्तकों का विषय रहा। इसके बाद में भौमिकी तथा भू आकृति विज्ञान, भौमिकी तथा भू आकृति विज्ञान से संबंधित पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई। यानी जलवायु एवं उसके प्रभाव क्या क्या हैं, मानव सभ्यता का विकास किस प्रकार से हुआ है, इसके अलावा भूमिकी तथा भू आकृति विज्ञान से संबंधित जो विषय हैं उनके ऊपर इनके द्वारा अधिकांश जो अपनी पुस्तकें हैं वो लिखी गई हैं। इसके अलावा प्रादेशिक भूगोल है या मानव जातियों का वर्गीकरण है, ये भी इनके द्वारा विषय वस्तु रही है। इनकी प्रादेशिक भूगोल पर इनके द्वारा कार्य किया गया। इसके अलावा मानव जाति का उद्भव, विकास, वितरण आदि विषयों से संबंधित भी इनकी पुस्तकें हैं वो रही हैं। तो ये इनकी जो पुस्तक हैं उनके क्या हैं विषय, एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनके लेखन जो क्रिया है उसके विषय क्या क्या रहे। जलवायु, उसके प्रभाव, मानव सभ्यता का विकास, भौमिकी तथा भू आकृति विज्ञान, प्रादेशिक भूगोल और मानव जाति से संबंधित विषय वस्तु इनकी पुस्तकें जो हैं उनकी विषय वस्तु में ये रहे हैं। अब इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली इनकी जो प्रमुख रचना रही वो थी द पल्स ऑफ एशिया। पल्स ऑफ एशिया, ये पुस्तक इनकी सबसे पहली और एक महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी रही है। ये 1907 में प्रकाशित हुई थी, 1907 में। द पल्स ऑफ एशिया या एशिया की नाड़ी, हिंदी में इसका नाम क्या होगा, एशिया की नाड़ी, द पल्स ऑफ एशिया। ये पुस्तक इनकी 1907 में प्रकाशित हुई थी। एशिया के जो विशेष भूभाग हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। जैसे कि हमने पहले इनकी जो यात्रा थी जो कि इन्होंने जैसे कि टर्की वाले क्षेत्र की यात्रा की, उसके बाद में उत्तरी भारत, इसके अलावा तारिन बेसिन से होते हुए साइबेरिया तक की क्षेत्रों की जो इनकी यात्राएं की गई हैं उन सभी का वर्णन इसमें देखने को मिलता है।
तो इसलिए इस पुस्तक का नाम क्या है? द पल्स ऑफ एशिया, एशिया की नाड़ी इस पुस्तक का नाम है। दूसरी पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सभ्यता एवं जलवायु। ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक रही है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ये 1915 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, 1915 में। हिंदी में इसका नाम क्या होगा? सभ्यता एवं जलवायु। सभ्यता, मानवीय सभ्यता पर किस प्रकार से जलवायु का प्रभाव पड़ता है, विश्व की जो विभिन्न सभ्यताएं हैं किस प्रकार की जलवायु में विकसित हुई हैं और वहाँ की जलवायु ने मानव सभ्यता को किस हद तक प्रभावित किया है, इन सारी चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट 1915 में प्रकाशित हुई। सभ्यता और जलवायु, सभ्यता और जलवायु, सभ्यता के ऊपर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं चीज़ों का वर्णन है वो इस पुस्तक में देखने को मिलता है। तो सभ्यता एवं जलवायु 1915, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों में से इनकी आती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें इनकी है। एक तो द पल्स ऑफ एशिया 1907, उसके बाद में सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट 1915, ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें। तीसरी जो पुस्तक है इनकी वह है फिलिस्तीन और इसका रूपांतरण। पैलेस्टाइन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, फिलिस्तीन और इसका रूपांतरण, ये 1911 में प्रकाशित हुई थी। फिलिस्तीन के बारे में जानकारी मिलती है, फिलिस्तीन और इसका रूपांतरण। फिलिस्तीन के बारे में भरपूर जानकारी है वो इस पुस्तक में दी गई है। इसके बाद में नंबर 4 जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक आती है उसके बारे में देखते हैं। 1911 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, फिलिस्तीन और इसका रूपांतरण। इसके बाद में आती है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल के सिद्धांत। नंबर 4 कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत। ये भी इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मानी जाती है। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन 1920 में हुआ था। तो चौथी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि 1920 में प्रकाशित हुई। मानव भूगोल के सिद्धांत, इसमें मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में विस्तृत विवरण है वो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नंबर 5 इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, वह है जलवायविक परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज या जलवायविक परिवर्तन, उसकी प्रकृति एवं कारक, इट्स नेचर एंड फैक्टर।
इसकी प्रकृति कैसी है और इसके और कारक, यानी कौन कौन से कारकों के द्वारा इसका ये जलवायु परिवर्तन है वो होता है। तो क्लाइमेटिक चेंज एंड इट्स नेचर एंड फैक्टर, क्लाइमेटिक चेंज इट्स नेचर एंड फैक्टर्स, जलवायु परिवर्तन उसकी प्रकृति एवं कारक, ये प्रकाशित हुई थी 1922 में, 1922। इनके द्वारा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 28 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना इनमें से की गई हैं, जिसमें कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नंबर 5 कौन सी पुस्तक है? क्लाइमेटिक चेंज एंड इट्स नेचर एंड फैक्टर्स, जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति एवं कारक, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से विश्व में हो रहा है उसके बारे में इसमें विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। जलवायु परिवर्तन की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार से ये चेंज हो रहा है, इसके बाद में इसके कारक कौन कौन से हैं जिनके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, इसके बारे में इनके द्वारा 1922 में ये अपनी पुस्तक है वो लिखी गई थी। इसके बाद में जो पुस्तक है वो है पृथ्वी और सूर्य, अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन, पृथ्वी और सूर्य, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी 1923 में। ये पुस्तक है वो लिखी गई थी 1923 में, अर्थ एंड सन, पृथ्वी और सूर्य। तो ये हमने हंटिंगटन की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देखा। इसके अलावा भी बहुत सारी जो रचनाएं हैं उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं जो और रह जाती हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इनकी जो विचारधारा क्या है उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।